गुड मॉर्निंग। देखिए, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्जेंस कि डाइवर्जेंस का जो फिजिकल या भौतिक अर्थ है, जैसा पहले भी मैंने आपको बताया था कि डाइवर्जेंस का मतलब होता है फैलाव। कि किसी वेक्टर के अंदर यदि फैलाव आ रहा है तो इसका मतलब डाइवर्जेंस पॉजिटिव है, और यदि संकुचन आ रहा है तो डाइवर्जेंस जो है वो नेगेटिव होगा। जैसे सिंपल एग्जांपल है एक इस बात को समझने के लिए कि मान लीजिए कोई वेक्टर है एक्स आई कैप, वेक्टर ए इज इक्वल टू एक्स आई कैप। अब देखिए डाइवर्जेंस ऑफ ए, इसकी वैल्यू आएगी आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जी डेल बाई डेल वाई प्लस की डेल बाई डेल जेड डॉट एक्स आई कैप। अब आई कैप डॉट आई कैप 1, सो डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स ये 1, यानी इस वेक्टर के लिए जो डाइवर्जेंस ऑफ ए की वैल्यू आई है वो 1 आई है। अब देखिए इसका सिग्निफिकेंस क्या है। इसके लिए आप देखिए कि वेक्टर ए जो है वो किस तरह का है। वेक्टर ए इज इक्वल टू है एक्स आई कैप। इसका वेक्टर ए की जो वैल्यू है वो एक्स इज इक्वल टू 0 पर 0 है, क्योंकि इसमें एक्स 0 रखोगे तो 0 आएगा। अब एक्स इज इक्वल टू 0 क्या चीज़ है? एक्स इज इक्वल टू 0 बेसिकली वाई जेड प्लेन को एक्स इज इक्वल टू 0 कहते हैं। अब एक्स इज इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू कितनी है? एक्स इज इक्वल टू 1 पर इसकी वैल्यू है 1 आई कैप। अब आप देखिए एक्स इज इक्वल टू 1 वास्तव में एक प्लेन है जो कि वाई जेड के समानांतर है और एक्स इज इक्वल टू 1 से पास हो रहा है। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे वेक्टर की वैल्यू कितनी है? प्लस एक्स अक्ष की दिशा में है और कितनी है? आई कैप है। मैग्नीट्यूड है इसका 1। तो देखिए मैंने यहाँ बनाया है वेक्टर, तो ये वैल्यू है यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू 1 पर। रियल में इस पूरे प्लेन पर वैल्यू इतनी है। एक्स इज इक्वल टू 2 पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 आई कैप, यानी डायरेक्शन वही रहेगी लेकिन मैग्नीट्यूड जो है बढ़ जाएगा। तो इस वेक्टर की वैल्यू और ज़्यादा है। 3 पर इसकी वैल्यू और ज़्यादा होगी, एक्स इज इक्वल टू 4 पर इसकी वैल्यू और ज़्यादा होगी, 5 पर। यानी आप जैसे जैसे एक्सिस की तरफ जाते चले जाएंगे इस वेक्टर की वैल्यू जो है वो बढ़ती चली जाएगी। यदि आप कोई एक आयतन ले लें, यहाँ पर मान लीजिए डीवी आयतन है, तो इस आयतन में देखिए एक साइड से फ्लक्स अंदर प्रवेश कर रही है और एक साइड से फ्लक्स जो है बाहर की तरफ निकल रही है। तो अब आप देखिए कि अंदर आने वाली फ्लक्स की वैल्यू कम होगी और उससे बनस्पत जो बाहर जाने वाली फ्लक्स है वो ज़्यादा होगी। इसलिए नेट फ्लक्स यदि हम देखेंगे तो इस आयतन से बाहर की ओर जा रही है, तो इसका मतलब डाइवर्जेंस इसका पॉजिटिव ही आएगा और ये आपका वैल्यू +1 आने को जस्टिफाई कर रहा है। ये कोई यहीं पर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी ऐसा नहीं है, ये आप कहीं पर भी आयतन इकाई आयतन ले सकते हैं। यदि आप मान लीजिए इसी वेक्टर की वैल्यू देखें एट एक्स इज इक्वल टू -1, तो ये माइनस आई कैप आएगा। एक्स इज इक्वल टू -2 पे ये -2 कैप 2 आई कैप, फिर इसी तरह से -3, यानी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी नेगेटिव साइड में, और वैल्यू तो आपकी जैसे जैसे इधर जाएंगे तो बढ़ती चली जाएगी। अब यहाँ पर भी यदि आयतन आप देखेंगे कोई लेकर के, तो आप देखेंगे कि उस आयतन के अंदर प्रवेश करने वाली फ्लक्स कम होगी और उस आयतन से बाहर निकलने वाली जो फ्लक्स है वो ज़्यादा होगी। इसलिए इस वेक्टर का जो डाइवर्जेंस है वो पॉजिटिव ही आएगा। यदि मान लीजिए वेक्टर जो है वो ए इज इक्वल टू -एक्स आई कैप होता, तो जो एरो के निशान आपने ये इधर को लगाए हैं ये ओपोजिट हो जाते हैं और जो नेगेटिव साइड की तरफ लगाए हैं वो इधर को हो जाते हैं। तो उस केस के अंदर डाइवर्जेंस जो है वो इस वेक्टर का वो नेगेटिव हो जाता, क्योंकि यहाँ से भी देख लेते एज इक्वल टू यदि -एक्स का आई कैप होता तो यहाँ पर भी डाइवर्जेंस ऑफ ए की वैल्यू है वो -1 हो जाती। तो उसमें क्या होता है, नेट फ्लक्स आयतन के अंदर आ रही है, ये प्रूव हो जाता, जिससे यही रिजल्ट आता। अब देखिए एक और न्यूमेरिकल है कि जैसे r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। रियल में ये क्या है? r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के क्या है? ये कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई जेड, इसमें मूल बिंदु से किसी भी पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड हैं उसको मिलाने वाली
जो लाइन है उस वेक्टर को लिखा जाता है, या जिसे हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर है। तो ये जैसा देख रहे हैं आप, ये जो वेक्टर है ये हर दिशा में मूल बिंदु से बाहर की ओर निकलने वाला वेक्टर है, इसको रेडियल वेक्टर कहते हैं। तो ये फ्लक्स जो है वो इसमें बाहर की ओर जाएगी। तो इसमें आप कहीं पर भी आयतन ले लीजिए, इकाई आयतन, तो नेट फ्लक्स जो है वो बाहर की ओर ही जाएगी। ये आप प्लॉट करके भी चेक करके देख सकते हैं। आप देखिए कि ये डाइवर्जेंस ऑफ आर की वैल्यू निकालनी हो, यदि आर इज इक्वल टू आपको दिया है तो आपको हर बार डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपने इस फॉर्मूले के अंदर जो फॉर्मूला लिखा है डाइवर्जेंस ऑफ आर इज इक्वल टू डेल ऑपरेटर डॉट एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो इसमें आप एक्स आई डॉट आई वन, जे डॉट जे वन, के डॉट के वन, तो 1 + 1 + 1, तो ये 3 वैल्यू इसमें आ जाएगी। तो ये इस वेक्टर का डाइवर्जेंस है ऑफ आर। इसी तरह से देखिए एक और न्यूमेरिकल है कि शो दैट डाइवर्जेंस ऑफ आर रेज़ टू पावर n वेक्टर आर इज इक्वल टू n+3 आर रेज़ टू पावर n। दूसरा है डाइवर्जेंस ऑफ आर अपॉन आर क्यूब, ये 0 है। प्रूव करने के लिए देखिए कि डाइवर्जेंस ऑफ आर रेज़ टू पावर n आर वेक्टर इज इक्वल टू डेल डॉट वही वेक्टर, या फिर कहिए डेल को डेल आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस की डेल बाई डेल जेड डॉट आर रेज़ टू पावर n आर वेक्टर। अब आर वेक्टर क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की, और आर स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इससे आर रेज़ टू पावर n जो आती है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n/2। अब आप देखिए डाइवर्जेंस ऑफ आर रेज़ टू पावर n आर वेक्टर निकालिए। तो इसमें डेल डॉट आर वेक्टर की वैल्यू रख दी गई एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड की कैप, आर रेज़ टू पावर n से इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया गया। अब जब आप इसको डेल डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आई कैप डॉट आई कैप 1 होगा, जे डॉट 1 होगा, तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ आर रेज़ टू पावर n एक्स, डेल बाई डेल वाई आर रेज़ टू पावर n वाई प्लस डेल बाई डेल जेड ऑफ आर रेज़ टू पावर n जेड। अब आर रेज़ टू पावर n एक्स या डेल बाई डेल एक्स करोगे तो दो टर्म्स हैं, तो ये आएगी आर रेज़ टू पावर n प्लस एक्स n आर रेज़ टू पावर n-1 डेल आर बाई डेल एक्स। ये डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, पार्शियल डेरिवेटिव। इसी तरह से दूसरी टर्म जो है वो y के साथ है, तो इसमें भी दो टर्म्स आएंगी, और तीसरी टर्म जो है वो z के साथ है तो भी दो टर्म्स आएंगी। अब पहली इक्वेशन से यदि आप देखें पार्शियल डेरिवेटिव करिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 2r डेल आर बाई डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर, या डेल आर बाई डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर। इसी तरह से डेल आर बाई डेल वाई वाई अपॉन आर है, डेल आर बाई डेल जेड जेड अपॉन आर है। अब यदि ये वैल्यूज़ जहाँ पे पुट करें, आर रेज़ टू पावर n को जोड़ दें तो 3r रेज़ टू पावर n, और बाकी वैल्यू रखने के बाद फिर देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर है, तो ये टोटल जो वैल्यू है वो 3 + n आर रेज़ टू पावर n आ जाता है। ये यहाँ से प्रूव होता है। फॉर n इज इक्वल टू -3, यदि n इज इक्वल टू -3 रख दिया जाए यहाँ पर, तो डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर आर के ये 0 आएगा। ये आप इसी रिलेशन के अंदर n इज इक्वल टू -3 से करके दूसरा पार्ट जो है वो प्रूव कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन भी है कि प्रूव दैट फॉर ए कांस्टेंट वेक्टर डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस आर इज इक्वल टू 0। पहली बात तो ये यहाँ पर कि कांस्टेंट वेक्टर किसे कहते हैं, ऐसा वेक्टर जिसकी वैल्यू सब जगह पे समान हो उसे कांस्टेंट वेक्टर कहते हैं। कि मान लीजिए ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, यहाँ पर ए एक्स ए वाई और ए जेड ये एक्स वाई और जेड पे निर्भर नहीं करते, इनकी वैल्यू कांस्टेंट है, इसलिए ए को ए कांस्टेंट वेक्टर कहते हैं। आर मान लीजिए एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है, तो आप ए क्रॉस आर निकालिए डिटर्मिनेंट से आई जे के ए एक्स ए वाई ए जेड एक्स वाई जेड लिख करके एक्सपेंशन कर दीजिए इसका, तो आई कैप के साथ जो टर्म्स आएंगी जे कैप और के कैप। अब है डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस आर, तो ये होता है डाइवर्जेंस यानी डेल ऑपरेटर डॉट प्रोडक्ट विथ जो ए क्रॉस आर वेक्टर है उसका, तो इसकी तीनों टर्म्स लिख दी।
अब आई डॉट आई वन, जे डॉट जे वन, के डॉट के वन, और बाकी डेल बाई डेल एक्स ऑफ जो यहाँ पर पहला कंपोनेंट था, प्लस डेल बाई डेल वाई ऑफ दूसरा कंपोनेंट जो था, और इसी तरह से आगे। अब क्योंकि ई एक्स, ई वाई और ई जेड कॉन्स्टेंट हैं, और यदि आप x के साथ डेरिवेटिव कर रहे हैं तो y और z को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, यदि y के साथ पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो x और z को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। इसी तरह से आगे। तो अब आप सभी का देखेंगे यदि, तो तीनों टर्म्स का जो डेरिवेटिव है वो ज़ीरो आएगा, सो अल्टीमेटली ये बराबर है ज़ीरो। इससे ये प्रूव होता है कि डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस आर इज़ ज़ीरो।